आज की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी लोगों का स्वागत है। प्यारे बच्चों, मैं अमजद अली खान आज आप लोगों के लिए कक्षा 9 सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत लोकतांत्रिक राजनीति अर्थात नागरिक शास्त्र का अध्ययन शुरू किया जाएगा। प्यारे बच्चों, चूंकि हम लोगों ने सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत इतिहास और भूगोल की तीन अध्यायों तक हम लोगों ने अध्ययन किया। आज हम लोग इसी विषय से नागरिक शास्त्र के अंतर्गत पहला अध्याय जिसका नाम है लोकतंत्र क्या एवं क्यों, इस अध्याय पर चर्चा शुरू करूंगा। प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग हमारी इस वीडियो को अंत तक देखेंगे। तो सबसे पहले हम आपको इस टॉपिक जो शीर्षक है इसके बारे में बात करेंगे। तो लोकतंत्र क्या एवं क्यों, इनमें पर चर्चा करने से पहले सबसे पहले हमें लोकतंत्र को समझना होगा कि लोकतंत्र क्या है, और ये टॉपिक भी है लोकतंत्र क्या। तो सबसे पहले लोकतंत्र का अर्थ हम लोग देखेंगे कि लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है। तो देख लें लोकतंत्र का अर्थ। प्यारे बच्चों, ये लोकतंत्र जो है आधुनिक शासन व्यवस्था में सबसे सर्वोपरि रूप है, यानी सबसे अच्छा शासन व्यवस्था है। तो लोकतंत्र यह शासन व्यवस्था जो है, इसे समझने के लिए इसका अर्थ समझना जरूरी होगा। तो लोकतंत्र जो है अंग्रेजी शब्द से निकला हुआ है, अंग्रेजी शब्द डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी ये अंग्रेजी शब्द है, इसी का लोकतंत्र हिंदी रूपांतरण है। प्यारे बच्चों, ये डेमोक्रेसी जो है ये दो भागों से मिलकर बना है, एक है डेमोस और एक है क्रेसिया। इन दोनों भागों से मिलकर डेमोक्रेसी बना है। और ये डेमोस और क्रेसिया ये दोनों जो है ये ग्रीक भाषा है, ग्रीक भाषा है। ग्रीक मतलब यूनानी भाषा है। और इन यूनानी भाषा डेमोस और क्रेसिया से मिलकर के डेमोक्रेसी बना है, और डेमोक्रेसी का हिंदी लोकतंत्र होता है। डेमोस का हिंदी जनता होता है, ठीक है, और क्रेसिया का हिंदी शासन होता है। यानी इस तरीके से अगर हम बात करें तो इस डेमोक्रेसी का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? जनता का शासन, जनता का शासन। यानी सीधे तौर पर डेमोक्रेसी का या लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ जनता का शासन होता है। और यह जनता का शासन जो है जनता स्वयं या अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करती है, ऐसी व्यवस्था को लोकतंत्र कहा जाता है। यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग लोकतंत्र की परिभाषा को देख लें। लोकतंत्र की परिभाषा क्या है? प्यारे बच्चों, इसी अर्थ के आधार पर लोकतंत्र की परिभाषाएं अलग अलग विचारकों के द्वारा अलग अलग परिभाषाएं दी गई हैं। इन परिभाषाओं में जो सबसे सर्वोत्तम परिभाषा मानी जाती है वह यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन का जो परिभाषा है वह सबसे उचित माना जाता है। अब्राहम लिंकन के अनुसार लोकतंत्र जनता के लिए एवं जनता द्वारा शासन होता है। तो प्यारे बच्चों, यानी लोकतंत्र जनता के लिए एवं जनता द्वारा शासन होता है। तो यहां तक हम लोगों ने बातें कर ली, यानी लोकतंत्र क्या है। लोकतंत्र के अर्थ और परिभाषा के माध्यम से हम लोगों ने लोकतंत्र को डिफाइन कर लिया कि लोकतंत्र जो है वह लोगों का शासन अर्थात जनता का शासन होता है, जिनमें जनता स्वयं या अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासकों का चुनाव करती है, और यह शासक जो है अपने कार्यों के लिए
जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। ऐसी व्यवस्था को लोकतंत्र कहा जाता है और यह लोकतांत्रिक व्यवस्था आधुनिक सभी प्रकार की शासन व्यवस्थाओं में सबसे सर्वोत्तम रूप है, सबसे अच्छी व्यवस्था मानी जाती है। अब ये व्यवस्था जो है दुनिया के अधिकांश देशों में ऐसी ही व्यवस्था को अपना ली गई है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि सभी देशों की कंडीशन परिस्थितियां अलग अलग है और सभी लोगों ने लोकतंत्र की व्यवस्था को अपने तरीके से परिभाषित कर लिया। बहुत सारे देश ऐसे हैं जहां लोकतंत्र वास्तव में होता ही नहीं है, लेकिन लोकतंत्र को दिखाने का प्रयास करते हैं, यानी वे ये दिखाना चाहते हैं कि हमारे यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं, जो लोकतंत्र का दिखावा करते हैं, नाटक करते हैं। उनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। यानी लोकतंत्र सही दिशा में कैसी व्यवस्थाएं होनी चाहिए और अलग अलग देशों में जो लोकतंत्र का दिखावा किया जाता है उनके बारे में भी चर्चाएं करेंगे। तो इससे पहले हम लोग लोकतंत्र की विशेषताओं के बारे में जानेंगे कि लोकतंत्र की कौन सी ऐसी विशेषताएं होती हैं और उन्हीं विशेषताओं को आधार बना करके हम दुनिया के अन्य देशों, अलग अलग देशों की लोकतांत्रिक व्यवस्था को भी अध्ययन करेंगे। अब लोकतांत्रिक व्यवस्था या लोकतंत्र की विशेषताओं के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। प्यारे बच्चों, लोकतंत्र की विशेषता जो है वह कई विशेषताएं होती हैं जो हम आपको यहाँ नीचे लिख दे रहे हैं। अब ये लोकतंत्र की विशेषताएं अगर देखें, पहला यानी जो शासक वर्ग है, जो सरकार है, पहला वह जनता के द्वारा चुनी हुई होनी चाहिए और ऐसी सरकार सर्वोच्च निर्णय लेने में सक्षम हो, उस पर किसी भी प्रकार का बाहरी दबाव न हो। यानी क्या हुआ कि जनता द्वारा चुनी हुई सरकार, जनता द्वारा चुनी गई सरकार जो सर्वोच्च निर्णय ले सके, जो सर्वोच्च निर्णय ले सके। एक विशेषता ये हो गई। अब हम लोग दूसरी विशेषता देख लें बच्चों। अब ये चुनाव के द्वारा सरकार चुनी जाती है जो सर्वोच्च निर्णय ले सके। तो चुनाव ऐसा हो जो स्वतंत्र हो, निष्पक्ष हो और उसमें पारदर्शिता हो। यानी स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव के द्वारा ही जब सरकार चुनी जाएगी तभी लोकतंत्र जो है वह अपने उद्देश्यों में सफल होगा। तो हम दूसरी विशेषता देख लेते हैं बच्चों कि स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, निष्पक्ष चुनाव, ये दूसरी विशेषता हो गई। यानी स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के माध्यम से जनता द्वारा चुनी गई सरकार जो सर्वोच्च निर्णय ले सके। अब तीसरा पॉइंट देख ले बच्चों, सार्वभौम वयस्क मताधिकार। इसको भी समझ लेते हैं, पहले लिख लेते हैं सार्वभौम वयस्क मताधिकार। मताधिकार, सार्वभौम मतलब सभी लोगों को, यानी वयस्क मतलब एडल्ट, जवान। यानी भारत में इसकी जो आयु की सीमा है वह 18 वर्ष है। यानी 18 वर्ष से ऊपर के प्रत्येक व्यक्ति, वो पुरुष हो या महिला हो, वह किसी भी धर्म का मानने वाला हो, वह किसी भी जाति का हो, वह किसी भी क्षेत्र विशेष का हो, वह किसी भी भाषा समूह का हो, यानी प्रत्येक व्यक्ति जिसकी आयु कम से कम 18 वर्ष पूरी हो गई हो, उन्हें वोट डालने का, उन्हें मत देने का अधिकार होना चाहिए। ऐसी व्यवस्था को सार्वभौम वयस्क मताधिकार कहा जाता है। यानी सार्वभौम वयस्क मताधिकार होना चाहिए जिससे सभी लोगों की लोकतंत्र में भागीदारी सुनिश्चित हो सके और सभी लोगों के वोट का वैल्यू जो है, सभी लोगों के वोट का मूल्य जो है एक बराबर होना चाहिए। एक व्यक्ति को एक वोट डालने का ही अधिकार होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अमीर लोगों को 2 या 3 या 4 वोट डालने का अधिकार हो, गरीब लोगों को 1 वोट डालने का अधिकार हो। ऐसा व्यवस्था अगर होगा तो वह लोकतंत्र नहीं होगा।
यानी अमीर हो, गरीब हो, किसी वर्ग का हो, किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, सभी व्यक्ति को एक वोट डालने का अधिकार क्या होता है? सार्वभौम वयस्क मताधिकार। एक व्यक्ति को एक वोट डालने का अधिकार, ये होता है सार्वभौम वयस्क मताधिकार। ये तीसरी विशेषता आप लोगों की हो गई। अब चौथी विशेषता के बारे में देखते हैं प्यारे बच्चों। चौथी विशेषता क्या है? कानून का राज और सभी के अधिकारों का सम्मान। यानी जहां भी लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं होती हैं वहां पर कानून का राज होना चाहिए। एक संविधान होनी चाहिए, वो लिखित हो या अलिखित हो, उस संविधान उस कानून के माध्यम से वहां की शासन व्यवस्था को संचालित किया जाना चाहिए और सभी व्यक्ति, सभी नागरिक के अधिकारों का सम्मान होना चाहिए। तो एक विशेषता ये हो गया कानून का राज, कानून का राज और सभी के अधिकारों का सम्मान, अधिकारों का सम्मान। ये बच्चों ये चार विशेषताएं हमने आप लोगों को बता दी। आपसे पूछा जाएगा कि लोकतंत्र का अर्थ एवं परिभाषा लिखिए, तो ऊपर पीछे हमने पढ़ा लोकतंत्र का अर्थ और परिभाषा क्या होता है। फिर आपसे पूछा जाएगा कि लोकतंत्र की विशेषताएं बतलाइए, तो आप इन चार विशेषताओं को आप दिखा सकते हैं, जिसमें पहला जनता द्वारा चुनी गई सरकार जो सर्वोच्च निर्णय लेने में पूरी तरह से सक्षम हो, स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव, यानी स्वतंत्र निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से चुनाव को संचालित किया जाए, सार्वभौम वयस्क मताधिकार और एक व्यक्ति को एक वोट डालने का अधिकार हो, चौथा कानून का राज हो जिसमें सभी लोगों के अधिकार को सम्मान मिले। ये चार विशेषताएं आप दिखा सकते हैं। अब इन्हीं चार विशेषताओं के द्वारा हम दुनिया के अलग अलग देशों के बारे में वहां की लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का अध्ययन करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो है जनता द्वारा चुनी गई सरकार जो सर्वोच्च निर्णय ले सके, इस आधार को हम बनाते हैं कि इस आधार के द्वारा किसी दूसरे देश में लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं कैसी है, क्या वास्तव में लोकतंत्र है, क्या वास्तव में लोकतंत्र की जो परिभाषाएं दी गई है वह सर्वमान्य है, या लोकतंत्र की जो विशेषताएं हैं, लोकतंत्र की जो परिभाषाएं हैं या अर्थ है, उसको व्यापक तौर पर देखना चाहिए। अब जनता द्वारा चुनी गई सरकार जो सर्वोच्च निर्णय ले सके, इस बारे में हम लोग इसका चर्चा करेंगे पाकिस्तान के संदर्भ में, पाकिस्तान के संदर्भ में। ओके, पाकिस्तान के संदर्भ में। पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश है जो हमारे देश के उत्तर पश्चिम दिशा में यह देश है, और यह देश जो है भारत की आजादी के बाद भारत को विभाजित करके यह देश अस्तित्व में आया था, आपको पता होगा। तो पाकिस्तान के संदर्भ में, यानी पाकिस्तान के संदर्भ में लोकतंत्र की बात करें तो हम देखते हैं कि 1999 में एक घटना घटित होती है। 1999 ईस्वी में, उस समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ थे, नवाज शरीफ थे। पाकिस्तान की जो सेना थी, पाकिस्तान की सेना का प्रमुख जनरल परवेज मुशर्रफ, जनरल परवेज मुशर्रफ, ओके, मुशर्रफ। अब 1999 में ये जनरल परवेज मुशर्रफ जो सेना का सबसे बड़ा अधिकारी था, इसमें नवाज शरीफ, यह नवाज शरीफ की जो सरकार थी यह जनता के द्वारा चुनी गई सरकार थी, यह लोकतांत्रिक सरकार थी। लेकिन इस लोकतांत्रिक सरकार यानी नवाज शरीफ की सरकार को जनरल परवेज मुशर्रफ ने क्या कर दिया, खत्म करके खुद को कार्यकारी अध्यक्ष बना लिया, खुद को कार्यकारी प्रमुख बना लिया। यानी यह परवेज मुशर्रफ जो सेना का प्रमुख था, इस चुनी हुई सरकार को खत्म कर दिया और खुद को, अपने आप को पाकिस्तान का
सर्वोच्च अधिकारी घोषित कर लिया। उसके बाद इसने धीरे धीरे अपने आप को राष्ट्रपति घोषित किया। पाकिस्तान का राष्ट्रपति खुद घोषित हो गया और इस पाकिस्तान की राष्ट्रपति को लोकतंत्र में लाने के लिए, यानी लोकतांत्रिक व्यवस्था को दिखाने के लिए इसने जनमत संग्रह कराया। जनमत मतलब है लोगों के द्वारा दिए गए मत, यानी लोगों की ओपिनियन, जनता के द्वारा, जनता की सहमति, आधे से अधिक सहमति होती है तो वह जनमत होता है। तो जनमत संग्रह करा करके खुद को राष्ट्रपति घोषित कर लिया और राष्ट्रपति घोषित करके वहां एक कानून बनाया, लीगल फ्रेमवर्क, और उस लीगल फ्रेमवर्क कानून के अनुसार जो है वहां की केंद्रीय असेंबली और प्रांतीय असेंबली को भंग करने का अधिकार राष्ट्रपति को कर दिया। यानी यह खुद राष्ट्रपति है और इसके अंतर्गत यह अधिकार शामिल हो गया कि यह चाहे तो पाकिस्तान की संसद और पाकिस्तान की प्रांतीय असेंबलियों को भंग कर सकता है। और उसके अलावा जो पाकिस्तान की मंत्री परिषद होगी, ठीक है, जो पाकिस्तान की कार्यपालिका शक्ति होगी, उसमें जो प्रमुख पद हैं वह सेना के बड़े बड़े अधिकारी को दे दिया गया। यानी मंत्री परिषद को एक तरीके से राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अधीन कर दिया गया। यानी देखने से यह प्रतीत होता है कि पाकिस्तान की लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया, लोकतंत्र की वहां हत्या कर दी गई, क्योंकि वहां के लोगों का मानना था कि जो परवेज मुशर्रफ ने जनमत संग्रह कराया उसमें बड़ी व्यापक तौर पर भ्रष्टाचार किए गए। वह जनमत संग्रह बिल्कुल गलत तरीके से हुआ। तो इस तरीके से इसे हम देखते हैं कि एक तरीके से दिखावा करके है, तो लोकतंत्र यहाँ नहीं पाकिस्तान में। इस तरीके से हम देखें तो लोकतंत्र कहाँ है, जहां एक चुनी हुई सरकार को गिरा करके एक सेना का प्रमुख जो है अपने आप को राष्ट्रपति घोषित करवा लेता है और यह भी दिखाने की कोशिश करता है कि मैं जनता की सहमति से राष्ट्रपति बन गया हूं और लीगल फ्रेमवर्क कानून के अनुसार सारे अधिकार जो है अपने अंतर्गत समाहित कर लेता है। तो इस तरीके से दिखावे के लिए पाकिस्तान में लोकतांत्रिक व्यवस्था देखने को मिलती है। ठीक है, अब हम दूसरी टॉपिक पे आते हैं, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव। इस आधार पर देखेंगे, दूसरे देशों का अध्ययन करेंगे। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव। स्वतंत्र मतलब है और निष्पक्ष मतलब यानी जहां पर किसी भी प्रकार के भेदभाव या किसी भी प्रकार का दबाव न हो, यानी सभी को खुली तौर पर आजादी हो। इस व्यवस्था से जो चुनाव संपन्न होते हैं उसे स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव की कहा जाता है। अब देखते हैं इस व्यवस्था के अंतर्गत से सबसे पहले हम चीन की बात करते हैं। चीन और मैक्सिको की बात करेंगे। मैक्सिको, चीन भी हमारा पड़ोसी देश है जो हमारे देश के पूर्वी दिशा में स्थित है और चीन की जो व्यवस्था है वहां पर साम्यवादी सरकार गठित होती है। यह एक प्रकार की विचारधारा है, साम्यवाद जो मार्क्स से आया है। साम्यवादी विचारधारा की सरकार गठित होती है। प्यारे बच्चों, हम देखते हैं कि चीन की जो संसद है, ठीक है, चीन की संसद को ही चीन के राष्ट्रपति का चुनाव करने का अधिकार होता है और चीन की संसद का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है और यह संसद के सदस्य राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। ठीक है, लेकिन एक बात ये आती है कि चीन के संसद में चुने जाने के लिए जो सबसे बड़ी योग्यता होती है वह यह है कि वह कम्युनिस्ट यानी साम्यवादी विचारधारा का हो। यानी चीन में यदि आप किसी भी तरीके से संसद का सदस्य बनते हैं, राष्ट्रपति पद पर बन जाते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं, तो आपको साम्यवादी विचारधारा माननी होगी, अन्यथा आपको ऐसा अवसर नहीं मिलेगा। तो हम देखते हैं कि चीन में केवल साम्यवादी विचारधारा के लोगों का ही शासन होता है, कभी दूसरी विचारधारा के लोग शासन नहीं करते हैं। तो इसका निष्कर्ष निकालने से पहले हम मैक्सिको की भी बात कर लें।
मैक्सिको यह सेंट्रल अमेरिका यानी मध्य अमेरिका में स्थित एक देश है जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के नीचे बसा हुआ है। यह देश जो है 1930 ईस्वी में स्वतंत्र हुआ और 1930 ईस्वी में जब यह देश आजाद हुआ तो यहाँ पर लगातार 2000 ईस्वी तक स्वतंत्र चुनाव होते रहे और स्वतंत्र चुनाव जब हुए तो यहाँ पर जो कार्यकाल था सरकार का 6 वर्ष का था और 6 वर्ष कार्यकाल पूरा करने के बाद नियमित रूप से रेगुलर तरीके से चुनाव संपन्न हुए। लेकिन हम ये देखते हैं मैक्सिको में कि आजादी के बाद से लेकर के 2000 ईस्वी तक केवल एक ही पार्टी, एक ही राजनीतिक दल की सरकार बनती रहती है और वह पार्टी है इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशनरी पार्टी। इसको शॉर्ट फॉर्म में IRP आप कह सकते हैं। यह पार्टी जो है लगातार वहां पर नियमित रूप में चुनाव में जीत हासिल करती आई है और किसी भी विपक्ष पार्टी को सरकार बनाने का अवसर नहीं मिलता है। ऐसा माना जाता है कि इस प्रकार के चुनाव में अनेक जो गलत तरीके थे उसे अपना करके यह पार्टी लगातार जीत हासिल करती रही और दूसरी विचारधारा या दूसरी पार्टी को सरकार में आने का अवसर नहीं मिला। तो चीन और मैक्सिको के संदर्भ में हमने बातें की। चुनाव तो होते रहे लेकिन चुनाव के तरीके गलत थे, यानी स्वतंत्र एवं निष्पक्ष तरीका नहीं था। चीन में अगर स्वतंत्र निष्पक्ष होता तो केवल साम्यवादी सरकार, केवल साम्यवादी विचारधारा के लोग ही चुनाव नहीं जीतते, केवल साम्यवादी विचारधारा के लोगों को ही चुनाव में लड़ने के लिए मौका नहीं मिलता और मैक्सिको में केवल एक ही पार्टी लगातार कई दशकों तक जीत हासिल नहीं करती बल्कि अलग अलग लोगों को भी सरकार बनाने का मौका मिलता है। यानी चुनाव हो रहे हैं लेकिन स्वतंत्र एवं निष्पक्ष तरीके से नहीं हो रहे हैं। ये आप लोगों ने देख लिया। यानी दूसरी विशेषता के आधार पर हमने चीन और मैक्सिको की बातें कर ली। अब हम बात करेंगे तीसरी विशेषता। तीसरी विशेषता एक व्यक्ति एक वोट, यानी एक व्यक्ति को केवल एक वोट डालने का अधिकार होना चाहिए। सभी व्यक्ति को बराबर का अधिकार मिलना चाहिए, तभी जाकर के लोकतंत्र अपने उद्देश्यों में कामयाब होता है। अब हम बात करेंगे एस्टोनिया। एस्टोनिया एक देश है और इस देश में कुछ रूसी अल्पसंख्यक, रूसी माइनॉरिटी या अल्पसंख्यक लोग रहते हैं। ओके, अब यहां के चुनाव में देखने को यह मिलता है कि रूसी जो अल्पसंख्यक हैं उनको मताधिकार यानी मत देने का अधिकार प्राप्त नहीं है, उनके साथ भेदभाव किया जाता है। दूसरी ओर एक देश है फिजी। ये एक आइलैंड है, द्वीप है। फिजी जो देश है यहाँ पर भारत मूल के लोग भी यानी भारत के मूल निवासी भी रहते हैं। जो भारत के लोग जाकर के फिजी में बस गए वह भारत मूल निवासी माने जाते हैं। तो जब वहां चुनाव संपन्न होता है फिजी में तो देखते हैं कि जो भारतीय मूल के नागरिक हैं उनको फिजी के नागरिकों की तुलना में कम अधिकार प्राप्त होता है। तो हम देख रहे हैं कि एक वोट और एक व्यक्ति का जो ये कॉन्सेप्ट है यहाँ पर नहीं देखने को मिल रहा है। कहने को तो यहाँ चुनाव हो रहे हैं, सरकारें गठित हो रही चुनाव के माध्यम से, तो क्या सभी लोगों की भागीदारी सुनिश्चित हो रही है? एस्टोनिया में माइनॉरिटी को दबा दिया जा रहा है, रूसी अल्पसंख्यक को दबा दिया जा रहा है और फिजी में जो भारतीय मूल के निवासी हैं उनको दबा दिया जा रहा है। यानी सभी लोगों को सार्वभौम यानी सभी लोगों को व्यस्क मताधिकार जो है वह प्राप्त नहीं है। ओके, अब हम चौथी बात करेंगे प्यारे बच्चों। चौथा है कानून का राज। कानून का राज और सभी के अधिकारों का सम्मान, सभी के अधिकारों का सम्मान। ओके,
अब इस संदर्भ में हम बात करेंगे, एक देश है जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे यह देश जो है अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है और यह देश जो है 1980 ईस्वी में आजाद हुआ। इस देश की जो प्राचीन नाम है, इस देश का जो पहला नाम था वह रोडेशिया था, बाद में इसका नाम जिम्बाब्वे कर दिया गया। इसकी राजधानी हरारे है। तो जिम्बाब्वे में एक पार्टी है जानू एफ, ZANUPF, ये पार्टी का नाम है, संक्षिप्त रूप है। तो इस पार्टी का जो नेता है रॉबर्ट मुगाबे। यहां पर देखने को यह मिलता है कि 1980 के बाद अभी तक जितने भी चुनाव संपन्न हुए उसमें जानू पीएफ रॉबर्ट मुगाबे के नेतृत्व में ही लगातार सरकारें स्थापित होती रही। आरोप यह है कि वहां लोगों के अधिकारों को दबा दिया जाता है, लोगों को अपने विचार और बोलने की आजादी जो है उसे छीन ली गई है। जो चुनाव होते हैं वहां चुनाव जो है निष्पक्ष तरीके से नहीं होते हैं और जो लोगों के अधिकारों का संरक्षण न्यायपालिका के द्वारा होता है, उन न्यायपालिका के ऊपर भी इस पार्टी का नियंत्रण है। यानी यहां पर एक तरीके से देखा जाए तो कानून का राज है ही नहीं। चुनाव तो हो रहा है, कानून का राज नहीं है, लोगों के अधिकार सुरक्षित ही नहीं है। लोग वोट दे रहे हैं लेकिन उस वोट का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि लोगों को विरोध करने की आजादी नहीं है, लोगों को सरकार के खिलाफ बोलने की आजादी नहीं है। जब भी सरकार बोलती है तो उसे दबा दिया जाता है। जो मीडिया है, प्रेस है, उनको सरकार की आलोचना करने की आजादी नहीं है। वहां चुनाव होते हैं और चुनाव में धांधलियां होती हैं। निर्वाचन आयोग का वहां कोई मतलब है ही नहीं। जो अधिकारों और जो चुनाव या जो न्याय की काम है, जो न्यायिक प्रणाली है, उस पर, न्यायपालिका पर यह पूरी तरीके से अपना दबाव बनाए हुए हुआ है। इसलिए यहाँ पर कानून का राज नहीं है, लोगों के अधिकार सुरक्षित नहीं है, लोगों के अधिकारों का सम्मान नहीं है। कहने को लोकतंत्र है लेकिन वास्तव में यह लोकतंत्र नहीं है। प्यारे बच्चों, इन 4 विशेषताओं के द्वारा हमने अलग अलग देशों का लोकतंत्र की व्यवस्थाओं का हमने अध्ययन किया। जो पहला हमने देखा वह पाकिस्तान के संदर्भ में, फिर दूसरा देखा चीन और मैक्सिको के संदर्भ में, तीसरा देखा हमने एस्टोनिया और फिजी के संदर्भ में, और चौथा हमने देखा जिम्बाब्वे के संदर्भ में। यानी लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है, इसकी परिभाषा जो है इन लोगों ने अपने तरीके से परिभाषित किया, जो उचित नहीं है। जो उचित परिभाषा, जो उचित अर्थ और लोकतांत्रिक व्यवस्था का जो तात्पर्य होना चाहिए, जो व्यापक रूप होना चाहिए, उसका जो है सभी लोगों के अधिकार उसमें सुरक्षित होने चाहिए, स्वतंत्रता समानता का अधिकार वहां मिलना चाहिए। इसके बारे में हम आगे अध्ययन करने वाले हैं। तो हम लोगों ने देख लिया कि इन लोगों ने अपने तरीके से लोकतंत्र को परिभाषित किया और दिखाने की कोशिश की कि हमारे यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था है। लेकिन जब हम लोगों ने इसका अध्ययन किया, इसके बारे में चर्चाएं की, तब जाकर के निष्कर्ष पर हम लोग पहुंचे और निष्कर्ष में ये साबित हुआ कि यहाँ पर दिखावे का लोकतंत्र है, यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था जैसा कोई व्यवस्था है ही नहीं। प्यारे बच्चों, आगे हम बात करेंगे लोकतंत्र क्यों और लोकतंत्र की उचित परिभाषा, लोकतंत्र के पक्ष में तर्क, लोकतंत्र के विपक्ष में तर्क। ओके, तो मैं अपना टॉपिक यही समाप्त कर रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।